हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आपने पहला वाला पार्ट देख लिया होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट आपने देख लिया होगा जो हमारा कंपनी एक्ट का हुआ था। अच्छा, अब ना इसमें हमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ये वन वे कम्युनिकेशन हो पा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आज ना मैं आपको पूरा का पूरा टेबल बना के बता दे रहा हूँ कि मेरे आगे आने वाले टॉपिक्स क्या होंगे। तो आप ऐसा करना कि इस टॉपिक में अगर जितने मैंने कवर किए हैं इसके अलावा अगर कुछ छूट गया वो भी कमेंट में लिख देना। ठीक है। और नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में आप कौन सी चीज डिस्कस होना चाहते हो वो भी कमेंट में लिख देना। ठीक है। और अगर सब सेटिस्फाइड है तो वो भी कमेंट कर देना। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, मेरे को प्ले बटन चाहिए आज जनवरी में। ठीक है, मेरा पहला प्ले बटन हो। ठीक है। तो चलो सर फिर शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से टॉपिक में कराने वाला हूं। और कंपनीज एक्ट में ना मेरे को दो टॉपिक और दिखे जो बच्चों से वो वीडियो डालने के बाद मुझे पता चले। तो आई टेक फीडबैक, रेगुलर फीडबैक। तो उससे मेरे को पता चला, तो वो दो भी अभी मैं डिस्कस कर लूंगा। तो देखो भैया, आज का टॉपिक जो हमारा है वो है आईआरएफ और एलएलपी। पहले मैं आपको पूरा का पूरा शेड्यूल बता देता हूं क्या होने वाला है। सर आज आईआरएफ एलएलपी है, कल आपका आएगा, कल होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो मेरे हिसाब से पार्टनरशिप के कुछ कुछ हैं, आपके हिसाब से और ज्यादा हैं या क्या है, वो आप नीचे कमेंट में लिख देना। उसके बाद वेनेसडे को होगा सोगा, थर्सडे को होगा नेगो। ठीक है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तीनों दिन कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को अपने को ना बीच बीच में ब्रेक करना पड़ेगा। एक बार में 9 टॉपिक्स के कंक्लूजन करूंगा तो पता चलेगा 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा ये कैप्सूल की जगह। तो उसको हम लोग को बीच बीच में ब्रेक करना होगा। अब जो लास्ट डे मेरे को कंपनीज एक्ट के थोड़े थोड़े दिखे थे, पहले उनको मैं दूर कर देता हूं। ठीक है। एक बच्चे ने मेरे को बोला था सर वो जो मेंबर्स वाली कहानी है प्राइवेट कंपनी की वो थोड़ी बता दो। बेटा देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में हो, ठीक है, अगर आपको इंप्लॉय के स्टेटस में शेयर्स मिले हैं, इंप्लॉय के स्टेटस में अगर आपको शेयर्स मिले हैं तो आपको कभी भी मेंबर में नहीं गिना जाएगा, भले ही आप जॉब छोड़ भी क्यों ना दो। कीवर्ड ये है, आपको ये देखना है कि जिस दिन आपको शेयर मिले हैं उस दिन क्या आप इंप्लॉय हैं कि नहीं। ठीक है। तो यहां पर हम लोग दो एग्जांपल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं मिस्टर एक्स का, ठीक है, और एक ले लेते हैं मिस्टर वाई का। अब देखिए, मिस्टर एक्स को 1 जून 2014 को शेयर्स मिले कंपनी के। इस दिन ये कंपनी के एम्प्लॉय थे, ये कंपनी के सीएफओ थे। उसके बाद मिस्टर एक्स ने जॉब क्विट कर दी, ठीक है, लेट्स से 31 दिसंबर को 2015 में। और इनके पास ये जो शेयर्स हैं, ही इज स्टिल होल्डिंग देम। क्या वो यहां पर मेंबर थे 1 जून को जिस दिन शेयर मिले? नहीं। क्या वो जॉब जिस दिन क्विट किए वहां मेंबर होंगे? नहीं। क्या वो अभी जो शेयर को होल्ड कर रहे हैं बिना जॉब के, क्या वो अभी मेंबर होंगे? नहीं। वो प्राइवेट कंपनी में कभी भी मेंबर नहीं गिने जाएंगे। अच्छा, अब इसी का उल्टा यहां एग्जांपल लो। मिस्टर वाई ने भी 1 जून 2014 में कंपनी के एम्प्लॉय थे, ये कंपनी के सीईओ थे, तब इनको शेयर मिले। इन्होंने जॉब क्विट किया लेट्स से 31 जनवरी 2016 में, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने ये शेयर्स सेल कर दिए और उसके बाद वापस से रीपरचेस कर लिए एक बंदे से 200 शेयर वापस से। पहले बेचे फिर वापस खरीदे किसी और से। क्या ये यहां पर मेंबर होंगे? द आंसर इज नो। क्या ये यहां पर मेंबर होंगे? द आंसर इज नो। क्या ये यहां पर मेंबर होंगे? आंसर इज नो, क्योंकि बेच दिए हैं ना। अब जब इन्होंने रीपरचेस किया, क्या इस दिन ये कंपनी के एम्प्लॉय हैं? नहीं, जॉब छोड़ चुके हैं, इसलिए ये इस दिन से कंपनी के मेंबर हो जाएंगे। अच्छा सर, बच्चा पूछेगा सर यहां पर क्यों नहीं मेंबर हुए? अब ये बच्चा वो बच्चा है जो इसने साल भर जिंदगी भर में कभी किताब नहीं खोली है। अरे बिना शेयर के मेंबर कैसे होगा तुम? बिना बच्चे के बाप हो जाओगे? नहीं होगे ना। तो यहां तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब बेचने के बाद वापस खरीदोगे, अगर उस दिन तुम एम्प्लॉय नहीं थे तो अब तुम मेंबर में गिनती हो जाएगी। ये एम्प्लॉय वाला बता दिया। एक बच्चे ने और एक सवाल पूछा था कि सर स्मॉल कंपनी क्या एक पब्लिक कंपनी हो सकती है? द आंसर इज नो। क्या एक सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है? द आंसर इज नो।
क्या एक कंपनी क्रिएटेड अंडर स्पेशल एक्ट हो सकती है? द आंसर इज नो। क्या एक होल्डिंग कंपनी हो सकती है? आंसर इज नो। सब्सिडरी कंपनी नहीं, लेकिन एक एसोसिएट कंपनी, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था 20% होल्ड करने वाली, क्या ये हो सकती है स्मॉल कंपनी? द आंसर इज यस। ठीक है, तो आइए सर अब आज के टॉपिक में चलते हैं, आईआरएफ और एलएलपी में। देखो सर, आईआरएफ में ना बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम कोई चीज में नहीं है, क्योंकि छोटा टॉपिक है। 6 नंबर का टॉपिक ये है, 6 नंबर का ये है। फर्क क्या चीज में पड़ता है पता है? उनको ये समझ में नहीं आता कि सवाल जो पूछ रहा है उसका जवाब क्या है। जैसे ये जो टाइप्स ऑफ लॉ है, ठीक है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना। व्हाट टाइप्स ऑफ लॉ आर कंटेन्ड इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया? What are the different types of law applicable in India? जहां पर भी आपको वर्ड दिखे, ठीक है, जहां पर भी आपको वर्ड दिखे टाइप और लॉ, उसके ऊपर कूद जाना। और टाइप ऑफ लॉ सिर्फ सिर्फ आपके 3 तरह की हैं। एक है क्रिमिनल, एक है सिविल, एक है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, नेचुरल जस्टिस, और एक है सर आपका कॉमन लॉ। अब मेरी बात सुन लेना ध्यान से। क्रिमिनल लॉ मतलब वो लॉ जिसमें पनिशमेंट इन्वॉल्व है, जैसे कि आपका इंडियन पीनल कोड, जिसमें सीआरपीसी लगता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर। ये कवर करता है मर्डर, थेफ्ट, उसके बाद आपने किसी मोलेस्टेशन किया है, किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर किया, ये सारी चीजें कवर करता है। सिविल ऑफेंसेस, ठीक है, जिसमें सर आपका जनरली डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है, यहां पर पैसे ले ला के कॉन्ट्रैक्ट्स को सेटल किया जाता है। ये जनरली मैटर्स डील करता है फ्रॉड रिलेटेड, या डिवोर्स रिलेटेड, या मैरिज सेटलमेंट रिलेटेड, या फैमिली लॉ रिलेटेड, या लॉ ऑफ टॉट के रिलेशन में। टॉट मतलब सिविल रॉन्ग। फिर आता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ तो बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि सर सबसे ऊपर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो सारे के सारे हाई कोर्ट को उसको मानना पड़ेगा। द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के साथ सारे के सारे हाई कोर्ट्स को कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहना पड़ेगा, जिसका मतलब है स्टैंड बाय द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसको अलग भाषा में बोलते हैं स्टेर डिसाइसिस। स्टैंड बाय द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, स्टेर डिसाइसिस। स्टेर डिसाइसिस, स्टैंड बाय द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, स्टेर डिसाइसिस, कि भैया हम सुप्रीम कोर्ट से कंधा मिला के चलेंगे। ठीक है, दैट इज द कॉमन लॉ। ठीक है, अब क्या है कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया, सारे के सारे हाई कोर्ट के सामने अगर सेम सरकमस्टेंस ओरिएंटेड कोई केस आया तो उनको भी सेम डिसीजन देना होगा। इसके लिए एक प्रोवर्ब टाइप का वर्ड लिखा हुआ है, ऑन ऑल फोर लेग्स। उसका मतलब है सारे फैक्ट्स और सरकमस्टेंसेस सेम, तभी उसको बोलते हैं ऑन ऑल फोर लेग्स। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट हो तो आपका ऑर्डर हाई कोर्ट को फॉलो करना होगा। दर दे डिस्को दर दे सेक्शन। ठीक है, फिर आया सर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये बोलता है कि हर एक आदमी का फंडामेंटल राइट है टू अ फेयर हियरिंग। इसमें कुछ लैटिन वर्ड हैं, जैसे कि नेमो जूडस इन कासा हुआ, ठीक है, फिर ऑडी ऑल्ट्रम पाटम, ठीक है, और फिर एक है रीजन डिसीजन। नेमो जूडस इन कासा हुआ का मतलब है कि एक आदमी अपने खुद के केस में जज नहीं बन सकता। मान लो अगर कालरा सर जज हैं और उनकी वाइफ उनके ऊपर ही चीटिंगबाजी का केस करती हैं, तो वो उस केस में खुद ही जज नहीं बन सकते। ठीक है, फिर दूसरा है ऑडी ऑल्ट्रम पाटम, कि भैया एवरी पर्सन हैज अ राइट टू अ फेयर हियरिंग, कि आपका भैया कोर्ट में एकदम फेयर हियरिंग होगा, यू हैव दैट राइट। आपको रिप्रेजेंटेशन का हक है कोर्ट में। ठीक है, अगर कोई और नहीं कर रहा तो आप खुद कर सकते हो अपने आप को रिप्रेजेंट, जैसा आपने ओ माय गॉड पिक्चर में भी देखा था। फिर आया सर रीजन डिसीजन। रीजन डिसीजन ये बोलता है कि अंडर एनी सरकमस्टेंस, ठीक है, आपका जो डिसीजन आपके अगेंस्ट दिया जाएगा इट विल बी बेस्ड ऑन एविडेंसेस। अगर कोई एविडेंस आपके खिलाफ नहीं है तो आपको किसी भी तरह की सजा नहीं मिलेगी। इट कैन नॉट बी गाइडेड बाय सेंटिमेंट, इट विल ऑलवेज बी गाइडेड बाय एविडेंस। फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के नीचे एक लाइन लिखता है
कि दुनिया में ऐसा कोई भी कानून नहीं बना जो एक आदमी का फंडामेंटल राइट या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस रोक सके। मींस द राइट टू बी रिप्रेजेंटेटेड, द राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि अपनी बात आप कहें। अरे कसाब जैसे क्रिमिनल को भी अपनी बात बोलने का हक मिला था, जिसने ऑन कैमरा लोगों को मारा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट। उसके बाद आया सर सोर्सेज ऑफ लॉ। सर कानून आता कहां से है? सर कानून आता कहां से? सर देखो कानून ना चार जगह से आता है। स्टेट असेंबली से, यूनियन पार्लियामेंट से, ठीक है, जुडिशरी सिस्टम से, जुडिशरी मतलब कोर्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन से। इन जगहों से कानून हमारे पास आता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट है। ठीक है, एक है सर आपका यूनियन लिस्ट, एक है आपका स्टेट लिस्ट, और एक है आपका कॉन्करेंट लिस्ट या जॉइंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में लॉ बनाने की ताकत सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट को है। स्टेट लिस्ट में लॉ बनाने की ताकत सिर्फ स्टेट पार्लियामेंट को है, स्टेट असेंबली को है, स्टेट असेंबली। और जब हम लोग बात करते हैं जॉइंट लिस्ट की, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट या जॉइंट लिस्ट, इसमें लॉ बनाने की पावर दोनों लोगों के पास है, मतलब यूनियन पार्लियामेंट भी और स्टेट असेंबली भी। ऐसे करके हमारे देश में कानून बनता है। ये चार सोर्सेज हैं और इसके साथ साथ ये तीन लिस्ट हैं जिनके थ्रू हमारे देश में कानून बनता है। ठीक है, ये क्लियर है? आइए, तो जब सोर्सेस पूछेगा ना, तो ये चार लिस्टों के बारे में बताना है, और तीन लिस्टों के बारे में बताना है, और चार एरियाज जहां से ये आता है। इसमें आपकी लेंथ बन जाएगी। फिर आता है सर प्रोसेस ऑफ लॉ। जब प्रोसेस ऑफ लॉ की बात आती है तो इसमें आप पहले, सबसे पहले तो भैया आप लॉ को डिफाइन करिएगा कि लॉ क्या है सर। ठीक है, लॉ इज ODJWSPCE। अब जो बच्चे हमसे पढ़े उनको यह एक्रोनिम याद होगा। लॉ क्या है? लॉ इज एन ऑब्लिगेशन, ठीक है, एंड ड्यूटी। वो एक ऑब्लिगेशन है, एक ड्यूटी है जो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर लगाई है। क्यों? जस्टिस और वेलफेयर पाने के लिए। ODJW। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया इज अ वास्ट लीगल फ्रेमवर्क। इंडिया एक बहुत ही वास्ट लीगल फ्रेमवर्क है ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, कल्चरल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट का। तो बस ये हो गया इसका भैया फुल फॉर्म कि लॉ क्या है। ODJWSPCE। अब इसके साथ आप नीचे प्रोसेस लिखोगे कि लॉ में पहले क्या होता है। पहले एक बिल बनता है, बिल को सबसे पहले लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। लोकसभा में बिल के पास होने के बाद बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। राज्यसभा में और लोकसभा में जब दोनों जगह मेजोरिटी से बिल पास हो जाता है तो इस बिल को हम लोग लॉ बुलाते हैं। इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है फिर प्रेसिडेंट के सामने। प्रेसिडेंट जब इस बिल को अपना सिग्नेचर दे देता है तब इसको डाला जाता है द ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया, एंड दैट इज व्हेन इट बिकम्स एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये पूरा आप लिखोगे कि आखिरकार इस देश में लॉ बनता कैसे, जब पूछा जाएगा लॉ के प्रोसेस के बारे में। इज इट क्लियर? अब कुछ बच्चे इसमें गड़बड़ क्या करते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि लेमैन वाली मिस्टेक है। कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसमें लॉ का मीनिंग ही नहीं लिखते, सीधा प्रोसेस में चले जाते हैं। तो कुछ बच्चे मीनिंग लिखते हैं, आधा लिख देते हैं। ठीक है, ODJW लिख दिया, SPCE खा गए। ठीक है, अरे भैया देखो, बचा के कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई राशन नहीं है या कोई चॉकलेट नहीं है कि तुम बचा के थोड़ी घर लेके चले जाओगे तो तुम खा लोगे। जो ICI का है वो यहीं पर निकाल के जाना है तुमको, और कहीं लिखने का मौका नहीं मिलेगा। एंड प्रे टू गॉड कि दोबारा कभी लिखने की जरूरत भी ना पड़े। एक ही बार ये एग्जाम लिखने की जरूरत पड़े और लिख के निकल जाए, क्योंकि दोबारा लिखने की जरूरत पड़ी तो बहुत खतरनाक बन सकता है तुम्हारे लिए ये। ठीक है, आओ नेक्स्ट। फिर आता है सर व्हाट इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। सर कि कानून को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो सर यहां पर इंप्लीमेंटेशन की जब बात आती है तब आपकी आती है मिनिस्ट्रीज। तो यहां पर आप जब आओगे
आपसे पूछेगा लॉ को इंप्लीमेंट कौन करता है, तो इंप्लीमेंटेशन में आप आओगे, तो इंप्लीमेंटेशन में आप बताओगे कि सरकार की होती है एग्जीक्यूटिव विंग। याद रखना, इंप्लीमेंटेशन एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ इज टू डिफरेंट वर्ड्स। ये बताओगे यहां पर एक होती है एग्जीक्यूटिव विंग, या एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट बोल दो, विंग गलत है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भैया वो क्या करे, वो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भैया लॉ की इंप्लीमेंटेशन करे। अब इसमें कौन बैठता है, यहां पर बैठते हैं सर आपके वेरियस कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, और इन कैबिनेट मिनिस्टर्स ने बना के रखी है, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने बना के रखी है वेरियस मिनिस्ट्रीज, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं, इनका काम होता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। इस इंप्लीमेंटेशन का आंसर मैंने बड़ा खूबसूरती से लिखा रखा है, ठीक है। तो ये मेजर मिनिस्ट्रीज है सरकार की जो ये लॉ की इंप्लीमेंटेशन करती हैं। तो जब इंप्लीमेंटेशन पर बात आए तो कुछ मिनिस्ट्रीज का नाम, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स जो जो हैं, इन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर का नाम मत लिखना, बस कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ये। एमओएफ एक कैबिनेट है, एमओसी है, एमओई है, एमओईए है, और इनके अंदर जो लोग काम करते हैं उनका काम है इंप्लीमेंटेशन, दैट्स इट। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट जो है, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये जो मिनिस्ट्रीज हैं, इनका काम है एक्ट की इंप्लीमेंटेशन। यूनियन लेवल पर कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं, और स्टेट लेवल पर स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद क्या था, जुडिशरी सिस्टम। सर ये तो इजी है सर, हमारे जुडिशरी सिस्टम में अगर आप देखो तो चार कोर्ट आते हैं। एक सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अथॉरिटी, जिसमें जब बना था तो 7 जजेस थे और आज 34 जजेस की बेंच है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल है एंड इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो अगर किसी ने आपके पब्लिक इंटरेस्ट में जाके कोई ऐसा काम किया है जो जनता के अगेंस्ट है। जैसे एक बार फाइल किया गया था जब ये मे के एग्जाम्स हो रहे थे, एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने फाइल किया था कि ये जो मे के आईसीआई के एग्जाम्स हैं, ये स्टूडेंट्स के फंडामेंटल राइट ऑफ टू वोट के अगेंस्ट जा रहे हैं एंड इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने सुन के उसको खारिज कर दिया था, उठा के बाहर फेंक दिया था, बोले फालतू चीजों के लिए हमारे पास मत आया कर, ठीक है। नेक्स्ट आया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या है, वो स्टेट लेवल पर है। हमारे देश में आज 25 हाई कोर्ट है, स्टेट लेवल की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है हाई कोर्ट। एक सिंगल हाई कोर्ट 6 स्टेट्स को रेगुलेट करता है, विच इज द गुवाहाटी हाई कोर्ट। ऐसे तो 5 है बट तुम 6 लिख देना। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है जो दिल्ली का हाई कोर्ट है, मैं सॉरी जो कलकत्ता में है हाई कोर्ट, सबसे पुराना है। हाई कोर्ट बेसिकली मैटर्स डील करता है रिलेटेड टू सिविल एंड क्रिमिनल केसेस बोथ एट द स्टेट लेवल, ठीक है। इसके नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर जगह पर नहीं होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहां पर बनाए जाते हैं जहां पर डीलिंग आपकी, ये खाली मैटर्स डील करते हैं, बहुत ही छोटे सिविल केसेस को डील करते हैं अप टू ₹2 करोड़। हालांकि इन पे एक ऐसी बेंच भी बैठती है, स्पेशल बेंचेस ऑफ जजेस होती हैं, वीकली बैठती हैं, जो क्रिमिनल केसेस को हैंड ओवर करती हैं। बट जनरली क्रिमिनल केसेस या 2 करोड़ के ऊपर का कोई केस होता है तो वो हाई कोर्ट ही जाता है। उसके बाद एक आता है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, जहां पर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जहां पर 10 लाख से ज्यादा किसी मेट्रो सिटी में पॉपुलेशन होती है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट को बैठाया जाता है, मजिस्ट्रेट का कोर्ट लगता है। बेसिकली होता क्या है कि ये ना अरेस्ट को अप्रूव करते हैं। बेसिकली अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। अगर आप उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाए तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, मतलब आपका जो मतलब जो अरेस्ट है वो इनवैलिड मान लिया जाता है अगर आप 24 आवर्स में उसको नहीं लेके जा पाए तो। अब आते हैं एलएलपी पे। सबसे पहला है स्मॉल एलएलपी। सर स्मॉल एलएलपी बनने के लिए बहुत सिंपल है भाई, ये एलएलपी है, कंपनी नहीं है। तो यहां पर ना कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता, पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होता, यहां पर होता है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ये होता है।
ये 25 लाख को क्रॉस नहीं करना चाहिए, इट्स लेस देन इक्वल टू 25 लाख। एंड और ये एलएलपी है, यहां पर बैलेंस शीट नहीं बनती, यहां बनता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये आप सीखोगे इंटर में जाके, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। हाँ, इंटर में एलएलपी फिर है 10 नंबर का, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ प्रीवियस ईयर। इससे आपको पता चल जाएगा टर्नओवर। ठीक है, एज पर द टर्नओवर एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ द प्रीवियस ईयर शैल नॉट एक्सीड 40 लैक्स। ठीक है, ये दोनों कंडीशन होंगी तब ये स्मॉल एलएलपी बनेगी। अब इसके अलावा ये वाली जो कंडीशन है ये फ्यूचर में हो सकता है बढ़ा के 5 करोड़ कर दी जाए, और फ्यूचर में ये वाली बढ़ा के भी 50 करोड़ की जा सकती है, बट इनका और इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कोई संबंध नहीं है, ये फ्यूचर में की जा सकती है। अगर आपको सिर्फ स्मॉल कंपनी डिफाइन करने के लिए आ गया तो पूरा लिखिएगा, तो उसमें ये लिमिट भी लिखिएगा एंड ये भी लिखिएगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड नॉट एक्सीडिंग ₹5 करोड़ इन फ्यूचर। तो ये मैंने लिखवाया हुआ है आपको मेरे। अब क्योंकि एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बाकी, एक हफ्ता बाकी है, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी फुल डे मैराथन्स वगैरह हुए थे, जितने भी थे, उन सबके आंसर्स भी मैं अब अपलोड कर दूंगा उसमें। तो अब हम वहां से आंसर, मेरे लिखे हुए आंसर्स भी आप देख सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सर स्मॉल एलएलपी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आई थिंक डेजिग्नेटेड पार्टनर ना। हाँ, अब आता है पहले नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर। अच्छा, अब एलएलपी में फिनेंशियल ईयर का लॉजिक थोड़ा सा हटके है। मैं देखो सर, लास्ट टाइम ना एक केस स्टडी आ गई थी एलएलपी की, छोटी सी 2 नंबर की। वैसे केस स्टडी नहीं थी, एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन ही था। तो मेरे को लगता है अगर आया तो इस फिनेंशियल ईयर से आ सकता है। बेसिकली बोलते क्या है, अगर एक एलएलपी रजिस्टर हुआ है, कब रजिस्टर हुआ है? आफ्टर, कब? आफ्टर 30 सितंबर। ऑन एंड आफ्टर नहीं बोला, आफ्टर 30 सितंबर। तो सर आफ्टर 30 सितंबर कौन सी डेट आती है? 1 अक्टूबर। तो उस केस में एलएलपी का जो एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर होगा वो अगला साल नहीं होगा, उसका अगला साल होगा। लेट्स से अगर एलएलपी, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1 अक्टूबर 2025। तो इसका ईयर खत्म कब होगा? इसका ईयर खत्म होगा 31/3/2027। 26 में नहीं, 27। मतलब इसको एक एक्स्ट्रा पीरियड मिलता है अगर ये 1 अक्टूबर या उसके बाद कभी भी रजिस्टर हुई तो। ठीक है सर, मान लो अगर 30 सितंबर को हुई होती तो, मान लो 30 सितंबर 2025 को हुई होती तो फिर नॉर्मल होता, एनएलपी का ईयर एंड होता 31/3/2026। अब इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये एलएलपी के लिए एक चॉइस है। चॉइस वो भी क्या चीज में? चॉइस है इन अकाउंटेंसी, इन अकाउंट्स। टैक्स के केस में, टैक्स के केस में, क्योंकि टैक्स में भी इनकम कमा के टैक्स देना पड़ता है ना उस पर। टैक्स में आप एक साल भर में इनकम कमाते हो, उसके अगले साल उस पर टैक्स पेमेंट करते हो। तो टैक्स के केस में वो सेम ईयर फॉलो होगा। मतलब अगर ये चीज टैक्स के केस में होती तो इट वुड हैव एंडेड ऑन 31/3/2026 ओनली। तो ये जो बेनिफिट मिला है ना कि आप बाद में जाके अपना ईयर खत्म करो, ये सिर्फ अकाउंट्स में है, सिर्फ अकाउंट्स में है, वो भी ऑप्शन है। कंफ्यूज नहीं होना, कोई 1.5x में नहीं देखेगा इसको, वीडियो को 1 में देखो या 0.75 में देखो। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब आया सर सेक्शन नंबर 13। ये तो बड़ा आरामदायक सेक्शन है। सिंपल सी बात बोलता है सर सेक्शन नंबर 13 कि सर आपने अगर एक एलएलपी को रजिस्टर किया है तो हर एलएलपी का रजिस्ट्रेशन से इन 30 डेज एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जो केपेबल होना चाहिए किसी भी तरह का लेटर रिसीव करने के लिए, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट रिसीव करने के लिए। मतलब वो एकदम रेडी हालत में होना चाहिए, किसी भी तरह का लेटर, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, सब कुछ रिसीव कर ले एकदम प्रॉपर। अगर ये एलएलपी ये ऑफिस को चेंज करती है
तो उसको चेंज के बारे में आरओसी को इन्फॉर्म करना है इन 30 डेज ऑफ चेंज, और अगर नहीं इन्फॉर्म किया तो पेनल्टी लगेगी 500 पर डे ऑफ डिफॉल्ट। 500 रुपया करके हर दिन का लगेगा ऑफ डिफॉल्ट, एवरी डे। ठीक है, ये है इसका पॉइंट। अच्छा, फिर आता है सेक्शन नंबर 7। सर सेक्शन नंबर 7 इज टॉकिंग अबाउट डेजिग्नेटेड पार्टनर। अच्छा, पहली बात ये समझिएगा बेटा, एलएलपी एक्ट और कंपनीज एक्ट दो अलग अलग एक्ट हैं। जैसे तुम अपने माता पिता के बच्चे हो, तुम्हारा पड़ोसी उनके माता पिता का बच्चा है, तुम्हारे घर के रूल उस पे नहीं लगते, उसके घर के रूल तुम्हारे पे नहीं लगते। तुम अगर खाना नहीं खा रहे हो, तुम्हारी माँ तुमको मारेगी, उसकी माँ आके तुमको नहीं मारेगी। तो जो मेरे को पूछते रहते हैं ना, ओपीसी से रेसिडेंट का क्राइटेरिया हट गया है, एलएलपी से भी हट गया है क्या? दो अलग अलग चीज है, ठीक है। और हम लोग एलएलपी पढ़ रहे हैं। एलएलपी में आपको दो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए मिनिमम। ये जो दो डेजिग्नेटेड, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम का देयर इज नो लिमिट, नो लिमिट, ठीक है। मिनिमम आपको चाहिए दो डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये दोनों नेचुरल पर्सन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नेचुरल पर्सन, मतलब जीवित आदमी, दोनों। और इनमें से एक एक इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। और इंडियन रेसिडेंट होने के लिए आपको 120 डेज इन द करंट ईयर देखना है। एलएलपी में 120 डेज ड्यूरिंग द ईयर देखना है, मतलब इसी साल। जब कंपनीज एक्ट में 120 होता था वो प्रीवियस था, इसमें ड्यूरिंग देखना है। मतलब क्या है, आप बात समझिएगा। यहां पर एक आदमी है जिसका नाम है रामू, ठीक है, और एक आदमी है सुनील। अब सुनील क्या है, सुनील लंदन में रहता है, रामू इंडिया में रहता है। अब अगर इन्हें एक ओपीसी बनाना है तो रामू का, अब लेट्स से ये ओपीसी बनाना चाहते हैं 1 जुलाई, ठीक है, लेट्स से ये ओपीसी बनाना चाहते हैं 1 जुलाई 1 जुलाई नहीं, 1 जुलाई नहीं लेते, एक काम करते, चलो मान लो ये ओपीसी बनाना चाहते हैं 1 दिसंबर 2024, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया, 2024-25। अब अगर ये इस साल में ओपीसी बनाना चाहते हैं तो हम रामू का स्टे देखेंगे इंडिया में, कब से कब तक, 1 अप्रैल 2024 से लेके 1 दिसंबर 2024 तक, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, प्रीवियस नहीं, करंट ईयर, करंट ईयर। तो अब कोई बोलेगा कि मान लो सर ये ओपीसी बनाना चाहते थे 10 अप्रैल को, तो बना पाएंगे? नहीं, क्योंकि इस साल में 120 दिन हुआ ही नहीं, तो पहले 120 दिन रहना पड़ेगा फिर बनाएंगे। अगर इस साल में 120 नहीं हुआ है तो 120 पहले रहना होगा, उसके बाद बनेोगे तुम केपेबल एक डेजिग्नेटेड पार्टनर बनके एलएलपी बनाने के लिए। क्या बोला? दो नेचुरल पर्सन चाहिए, एक इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, जिसके लिए 120 डेज देखेंगे इन द करंट ईयर। अगर नहीं हुआ है अभी तक 120 डेज करंट ईयर में, तो अभी नहीं बनेंगे डीपी, अभी नहीं होगा एलएलपी बनना, थोड़े दिन बाद होगा, सब्र करो, ठीक है। और ये सिर्फ इनकॉर्पोरेशन के ईयर में, हर बार नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मान लो दो कंपनियां हैं, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है वाई लिमिटेड। ये दोनों साथ में मिलके एक एलएलपी बनाना चाहती हैं, क्या बना सकती हैं? नहीं सर, नहीं बना पाएंगी, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर तो है नहीं। तो इनके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1,
एक्स लिमिटेड ने मिस्टर ए को अपॉइंट किया, बोलता है ए हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। मिस्टर वाई ने बी को अपॉइंट किया, बोला बी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। अब ये दोनों नेचुरल पर्सन है, ये भी है ये भी है। अब इनमें मिस्टर ए रेसिडेंट भी है इंडिया में, 120 डेज रहा है वो करंट ईयर में। क्या अब ओपीसी बन एलएलपी बन सकता है? यस। या दूसरा ऑप्शन क्या है, ब्रिंग टू न्यू पार्टनर्स, ब्रिंग टू न्यू पार्टनर्स, कि आप दो नए पार्टनर लेके आ जाओ पार्टनरशिप फर्म में, दो दोनों जीवित आदमी हो और उनके साथ आप बना लो। लाइक फॉर एग्जांपल, एक पार्टनर आ गए आरके जी, एक पार्टनर आ गए सीएसजी, सीएसजी रेसिडेंट भी हैं, दोनों नेचुरल पर्सन भी हैं, इन दोनों को आप बना दो डीपी, आपका बन जाएगा एलएलपी। सर आपने सब में एक को रेसिडेंट लिया है, अगर दोनों रेसिडेंट रहे तो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो आपके 20 डेजिग्नेटेड पार्टनर है, 20 रेसिडेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर अगर मेरे पास 20 डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो क्या उसमें से 10 रेसिडेंट होने चाहिए? नहीं सर, सिर्फ एक। आप लॉजिक समझो, एक को रेसिडेंट रखने के पीछे का लॉजिक क्या है कि हमको पता तो रहे हमको गला किसका पकड़ना है। अगर सब भग गए तो एक आदमी तो बचना चाहिए ना जो यहां का रेसिडेंट था, जिसका यहां पर घर है। अब 120 दिन से रह रहा है तो घर तो होगा, 120 दिन के लिए तो होटल नहीं करके रह रहा होगा, तो उसको पकड़ेंगे हम अगर कोई भाग गया तो, इसलिए बनाया गया ऐसा प्रोविजन। अच्छा, ये हुआ। अब आया सेक्शन नंबर 6। अब सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है सर? सुनो सर, मान लीजिए आपके एलएलपी में दो पार्टनर हैं, ठीक है, यही दोनों पार्टनर है, यही दोनों डीपी हैं, आपने और नहीं रखे, ठीक है, दो पार्टनर है, दो डीपी है। अब हुआ क्या, इनमें से एक पार्टनर मर गया, ठीक है। जो सेकंड पार्टनर है वो इस बारे में अवेयर है, उसे पता है कि पहला वाला टपक चुका है, ये पहला वाला मर गया, उसको ये बात पता है। जो सेकंड पार्टनर है वो पूरी तरीके से इस बारे में अवेयर है कि भैया पहला वाला मर चुका है। अगर इस सेकंड पार्टनर ने 6 मंथ्स के लिए बिजनेस कंटिन्यू किया विथ सिंगल पार्टनर, विथ सिंगल पार्टनर, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए बिजनेस कंटिन्यू किया विथ सिंगल पार्टनर, एक ही पार्टनर के साथ, तो अप टू 6 मंथ्स, 6 मंथ्स तक फर्म लायबल है, अप टू 6 मंथ्स फर्म लायबल है। आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, सेकेंड पार्टनर पर्सनली लायबल है फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म, फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म, फर्म की सारी एक्टिविटी के लिए वो पर्सनली लायबल है, ऑल ऑफ द, ठीक है। ये है सेक्शन नंबर 6। लास्ट में आता है सेक्शन नंबर 17। 17 में खतरा, कोई खतरा नहीं है, इजी है भैया। आपका जो नाम है, आपके जो जो नाम है वो किसी दूसरे के नाम के साथ आइडेंटिकल हो गया है, या आपका जो ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क मतलब जो साइन होता है जिससे आपके बिजनेस को वहां आइडेंटिफाई किया जाता है, वो किसी दूसरे के साथ आइडेंटिकल हो गई। लेकिन ट्रेडमार्क के केस में सामने वाले को 3 साल के अंदर एक्शन लेना है जब से आपका नाम रजिस्टर हुआ, मतलब जब से आप इनकॉर्पोरेट हुए। अगर 3 साल तक वो कुछ नहीं करता तो आप कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में सीजी क्या करेगा, आपको एक नोटिस देगा, ठीक है, 3 महीने के लिए कि आप अपना नाम बदल लो, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 1, आपने इस नोटिस को कंप्लाई किया, मतलब फॉलो किया, आपने चेंज कर लिया नेम, ठीक है, आपने कंप्लाई किया और आप बहुत अच्छे हो और आपने नाम बदल लिया, तो क्या करेंगे सर, अच्छे हैं तो आपको रिवॉर्ड देंगे, आपने कंप्लाई कर लिया, बहुत अच्छे हो, आपने नाम बदल लिया। तो अब क्या होगा सर, हाँ, तो 15 दिन के अंदर आप नाम चेंज करने के बाद आरओसी को इन्फॉर्म कर दो कि भैया हमने नाम बदल लिया, और आरओसी क्या करेगा, आपको 30 डेज में न्यू सर्टिफिकेट दे देगा कि भैया नाम हैज बीन चेंज्ड, न्यू सर्टिफिकेट दे देगा दैट नाम हैज बीन चेंज्ड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट केस ऐसा हुआ कि मान लो आपने किया ही नहीं नाम चेंज, नो चेंज बाय एलएलपी, एलएलपी ने बदला ही नहीं नाम। अब ऐसे केस में क्या होगा,
तो ना जो सीजी है उसका दिमाग खराब हो जाएगा। सीएजी में स्वो मोटो चेंज नेम ऑफ एलएलपी, चेंज नेम ऑफ एलएलपी। स्वो मोटो चेंज नेम ऑफ एलएलपी मतलब वो अपनी मर्जी से एलएलपी का नाम बदल देगा कि भैया बहुत हुआ, नाम बदलो तुम अपना। ठीक है, खुद से नाम चेंज करेगा, खुद से आरओसी को इन्फॉर्म करेगा और आरओसी को नया सर्टिफिकेट देगा। बच्चा पूछता है क्या बाद में एलएलपी अपना नाम बदल सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बट इस बार के लिए तो सीजी ने कर दिया। क्या इसमें कोई पेनल्टी है? सरप्राइजिंगली इसमें अभी तक कोई पेनल्टी नहीं है, ना इसमें एलएलपी एक्ट में कोई पेनल्टी है। और जब आप इंटर में पढ़ोगे तो इंटर में आपको पता चलेगा ऐसा सेम प्रोविजन कंपनीज एक्ट में भी है, उसमें भी कोई पेनल्टी नहीं। तो आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल। अब अगले के लिए आप क्या देखना चाहते हो, आपका क्या डाउट्स हैं इसमें? अगर कुछ छूट गया तो जानना चाहते हो तो वो पूछ लेना, बाकी आईपीए में क्या चाहिए वो बता देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टाटा। थर्ड डे सेक्शन।